हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आप मेरे साथ हैं आज विक्रांत बैच के लेक्चर नंबर 4 में। और ये लेक्चर आज का स्पेशल लेक्चर है जो मैंने आपके प्यार में ऐड ऑन किया है। इसका जो रीज़न है ऐड करने का वो ये है कि मैं कमेंट बॉक्स में बार बार पढ़ रहा था कि सर क्या हमें डीपीपी नहीं मिलेगी। सर हम क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। तो भाई तुम्हारे लिए ना मैं एक बेहतरीन चीज़ ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि डीपीपी में अक्सर 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरी स्पेशल क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रैक्टिस क्लास है। इसमें आज 50 क्वेश्चंस आप करेंगे उस सारी वोकैबलरी पे जो आपने पिछले कुछ क्लासेस में की मेरे साथ, और साथ ही साथ 8 यूनिवर्सल रूल के क्वेश्चंस भी। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो ये एक आपका बेहतरीन रिवीजन क्लास है और आप सच में देख पाएंगे कि आप 50 में से कितने क्वेश्चंस बनाएंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगा। ठीक है, जहां पे हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, आइए तो चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो क्या क्या करने वाले हैं मैंने आपको बताया था। एक तो आपका हो जाएगा आज फुल रिवीजन, अब तक का सारा, है ना। और आप रिवीजन क्या कह रहे हैं इसको, आप इसको टेस्ट ही मान लीजिए। एक तरीके से ये आपका टेस्ट है जिसमें आपको मिले हैं 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है ये आपका। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको फॉर श्योर। ठीक है भाई, अब ये हो गया तुम्हारा। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताऊंगा आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कि भाई हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं। आज आप मेरे साथ ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच से भी पहले हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने 8 यूनिवर्सल रूल में क्या पढ़ा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक्स, जिसमें आपको याद होगा हाइपोथेटिकल वाला भी रूल था। ठीक है, इसके बाद जो मैंने दूसरा रूल आपको कराया था वो था डिड, डू और डज वाला। इसके बाद तीसरा रूल था आपका, एक रूल था हैव एंड ऑल इट्स फॉर्म्स। चौथा रूल था, देखो ये रूल आगे पीछे भी हो सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि 8 के 8 कवर हो गए हैं या नहीं, है ना। ये भी हो सकता है जिसको मैं थर्ड रूल कह रहा हूँ वो मैंने बाद में कराया हो, क्योंकि मैं इसे मतलब सीक्वेंस में यूजुअली नहीं कराता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू के 2 रूल्स का सीक्वेंस बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी में मैंने आगे पीछे कर दिए होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मैंने 8 के 8 रूल करा दिए हैं ना, ये आपको आ गए हैं ना। जो आपका मिस हुआ है वो देख लीजिएगा। इसके बाद बी एंड ऑल इट्स फॉर्म्स। फिफ्थ रूल जो मैंने आपको कराया है वो कराया है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, है ना। इट इज टाइम वाला, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम वाला, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें आप एक बात और जानेंगे कि इस रूल को करते करते हमने एक पूरा चैप्टर भी खत्म कर लिया है ना। मतलब एक क्या, 2-3 चैप्टर इसमें खत्म हुए हैं, जिसमें 8 यूनिवर्सल रूल मतलब बेसिक्स तो आपने करे हैं। पर अगर आप ये देखेंगे ना 1 2 3, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी मतलब मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इसमें हमने लगभग सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी डिटेल में कर ली हैं। 8 यूनिवर्सल रूल के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, सर पता नहीं क्या रूल करा रहे हैं। भाई ऑक्सिलरी वर्ब समझा चुका हूं, इसके मीनिंग ध्यान से, इसकी भी गहराई से और इसकी भी गहराई से। ठीक है, इसके बाद जो हमने 6th रूल किया था वो आपको याद होगा, एक आफ्टर टू वाला, कि टू के बाद कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती हैं। मैंने बताया था कि कभी टू के बाद कोई वर्ब आएगी ही नहीं, ये भी केस होता है। आ गई तो फर्स्ट फॉर्म होगी, कभी कभी आईएनजी आएगी, और जब आईएनजी आएगी तो वो जिरंड होगी, कैसे यूज होगी ये सब मैंने आपको गहराई से पढ़ाया है। इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जिरंड भी समझाया है।
ठीक है, सिक्स्थ वाला। सेवेंथ रूल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेवेंथ यूनिवर्सल रूल में मैंने आपको गेट पढ़ाया था, और गेट की ऑल फॉर्म्स, है ना, कैसे ये पर्सन के साथ यूज होगा, कैसे ये थिंग के साथ यूज होगा, इसके साथ कब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, कब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, टू लगाकर, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको गहराई से पढ़ाई थी। और एट्थ और आखिरी रूल जो मैंने आपको पढ़ाया है मोस्ट प्रोबेबली दैट इज मॉडल्स, है ना, जिसमें मैंने आपको लेट और मेक के बारे में बताया था, और बताया था सारे मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है ना। तो ये थे हमारे 8 यूनिवर्सल रूल। अगर इसमें से आपने कोई रूल छोड़ दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि उस रूल को जरूर एक बार ध्यान से समझ लें, उसके क्वेश्चंस लगा लें। आज हम इसीलिए इस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये 8 रूल्स हैं, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ वोकैबुलरी भी करेंगे। अब एक बार आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स से जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स बनाते हैं जो सेंस देते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो कि सेंस देता हो, ये बात मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी। तो वर्ड से हमारे पास होंगे सेंटेंसेस, है ना। और भाई सेंटेंस से ही हमारे पास बनेगी स्पीच। स्पीच का मतलब होता है बेसिकली डायलॉग। जैसे यू आर नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, कहने का मतलब है तुम कोई बहुत सुंदर लड़की नहीं हो, है ना। तो ये वाला ही सेंस दे रहा है सेंटेंस। अब स्पीच का मतलब क्या है? ये डायलॉग, ये पूरा एक डायलॉग हो गया, एक पूरी स्पीच हो गई। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें पार्ट्स क्या है, इस स्पीच के पार्ट्स क्या है, इस डायलॉग के या इस सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है। तो देखो, एक पार्ट ये है, 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 और एक पार्ट ये है। तो कुल मिला के इसके कितने पार्ट्स हो गए, मतलब कितने वर्ड्स का इसमें यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स का यूज हुआ है, और इसमें 7 पार्ट्स हैं। अब सवाल इसमें एक और नया ये है कि कौन सा पार्ट क्या है ना। जैसे कोई आपसे पूछ ले भाई ये आर क्या है ना, तो आपने तो पढ़ा ही है बी और उसकी सारी फॉर्म्स, उसमें आर आता है तो आप एकदम से बता देंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे कोई आपसे पूछ ले यू, तो यू तो गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि प्रोनाउन होता है, तो ये आप एकदम से बता देंगे कि भाई ये प्रोनाउन है। कोई आपसे पूछ ले गर्ल क्या है, तो आप बचपन से 55 तक लिखते आ रहे हैं कि गर्ल क्या है, नाउन है, और आप इसलिए एकदम से बता देंगे कि गर्ल नाउन है। अब कोई पूछे ब्यूटीफुल क्या है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो बड़ा आसान तरीका है, मैं आज आपको सिखाऊंगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से वेरी, वेरी क्या बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है, तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब हो जाता है। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये तो आपको पता ही है, आर्टिकल है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिलहाल आप इसे इतना ही देख लीजिए सेंटेंस को। यहाँ पे मैं आपको हल्की सी ब्रीफिंग करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, और नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये देखा सेंटेंस, ये बस मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, बताओ जरा उसमें से नॉट क्या है, बताओ जरा उसमें से वेरी क्या है, बताओ जरा उसमें से ब्यूटीफुल क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने सीडीएस एग्जाम में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहचानते कैसे? तो देखो, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं हमारे पास। कितनी होती है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, हम जानते हैं, नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
preposition, conjunction और interjection। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें जिरंड तो आया नहीं, सेंटेंस में तो हम वो भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो भाई जब मैं कह रहा हूं नाउन या प्रोनाउन, तो सारे इसमें नाउन इक्विवेलेंट भी आ गए, मतलब जिरंड भी इसी में आ गए। ठीक है, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट होता है। इन्फिनेटिव भी इसी में आ गया। इन्फिनेटिव अभी आप आगे जानेंगे, जब टू लगा के फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं हम, तो वो इन्फिनेटिव होता है। तो जिरंड इन्फिनेटिव भी इसी का ही पार्ट है। मेरे कहने का मतलब है वो नाउन प्रोनाउन की कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, क्योंकि वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। ये बात आप गहराई से जानेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चंस करने में। थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब देखो, एडजेक्टिव कोई भी ऐसी चीज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताती है। अब नाउन तो जानते हो ना, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन। चाहे वो किसका नाम हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो ना, या कलेक्टिव नाउन हो, कोई भी नाउन हो। इन पांच में से कोई भी नाउन हो, काउंट नाउन हो, नॉन काउंट नाउन हो, ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन इज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताया जाए, भाई जैसे तुमने बताया रेखा के बारे में कुछ, कि रेखा बड़ी लंबी है, तो लंबी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, जो विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसीलिए जो आर्टिकल है इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव। समझ रहे हो? आर्टिकल या ये वाले जो वर्ड होते हैं, माय, योर, हिज, ये वाले प्रोनाउन भी एक तरह से एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी नाउन का बोध करा रहे होते हैं। ठीक है, एडवर्ब होता है आपका क्रिया विशेषण, जो हमेशा किसी वर्ब के लिए आएगा, या फिर किसी एडजेक्टिव के लिए आएगा, या फिर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? नाउन प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव कहलाएगा, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा, जो वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा वो भी। तो एडवर्ब एक इतनी मजेदार चीज है कि ये वर्ब को भी मॉडिफाई करती है और ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है ना। वर्ब को भी मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगी, साथ ही साथ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर नॉट, तुम नहीं हो। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, किसके लिए? कोई बहुत सुंदर नहीं है ना। तो यहाँ पे वेरी के लिए नॉट आया है। तो एक एडवर्ब ये वाला डिफाइन कर रहा है वेरी को, नॉट डिफाइन कर रहा है वेरी को। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया। दूसरी चीज, अब वर्ब्स का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स का मतलब है हर तरह की वर्ब्स, जिसमें आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ गई, जिसमें आपके मॉडल्स भी आ गए, है ना, और जिसमें आपकी जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो भी आ गई। ठीक है, तो वर्ब्स में आपके तीनों आ गए, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स, रेगुलर वर्ब्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच में तीनों काउंट हो जाएंगे। ठीक है, प्रेपोजिशंस आप जानते हैं, प्रेपोजिशंस आप जानते हैं, इन, ऑन, एट, बियॉन्ड, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, ये भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप एक सेंटेंस में, एक डायलॉग में बहुत आसानी से इन्हें देख सकते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो होता है जो क्या करता है, जो कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है स्टॉप, तो ये हॉल्ट करके एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है। मतलब जहां भी दो सेंटेंस जुड़ रहे होते हैं ना, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होता है, जैसे आप कहते हैं ना एंड, और, ये कंजंक्शन है। देन, व्हेन, ये सारे के सारे कंजंक्शन है। एज सून एज, ये सारे के सारे कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होते हैं ये वाले साइंस, है ना, जो किसी इमोशन का बोध कराते हैं, जो किसी इमोशन का बोध कराते हैं। ठीक है,
ये वाले साइन जितने होते हैं ये इंटरजेक्शन में आते हैं। तो इंटरजेक्शन जैसे हम बोलते हैं ना हुर्रे, अलास ना, या फिर आप बोलते हैं या क्रैप, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इट इज नॉट वेरी मच ऑफ द पार्ट ऑफ योर कोर्स, उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है इन बाकी के साथ पे, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की है, एक बार शॉर्ट में बताता हूं। मैंने आपको बताया है कि भाई नाउन और प्रोनाउन का बोझ जो कराते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बारे में अगर कुछ बताएगा तो वो एडवर्ब होगा, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा तो एडवर्ब होगा, और एडवर्ब के बारे में बताएगा तो भी एडवर्ब ही होगा। ठीक है, प्रेपोजिशन कौन होते हैं, जो दो नाउन के बीच का रिलेशन बताते हैं, है ना। जैसे शी कम्स फ्रॉम अ विलेज, तो शी और विलेज का डिफरेंस कौन बता रहा है, कौन कनेक्शन कौन बता रहा है, रिलेशन कौन बता रहा है, फ्रॉम बता रहा है। तो फ्रॉम क्या है, एक प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो एंड से, और से, देन से, किसी से जुड़े होते हैं। जैसे मैं कहूं आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट एज सून एज आई गॉट दी अल्टीमेटम, ये जैसी मुझे वार्निंग मिली वैसे ही मैंने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। तो एज सून एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। इंटरजेक्शन मैंने आपको बताया, ज्यादा ध्यान इस पे नहीं देना है। तो ये थी ब्रीफ। अब नेक्स्ट क्लास, अब आप इन सब के बारे में ना, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क कि आप बढ़िया से इसके बारे में एक बार पढ़कर आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसके एक बार फिर से 50 से 100 क्वेश्चंस, जिसमें आप भर भर के सीखने वाले हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भर भर के सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। 8 यूनिवर्सल रूल आपको याद ही है। पहला क्वेश्चन ये रहा। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एवरीथिंग यू कुड विश फॉर, ऐसी कोई भी चीज। अब देखो सेंटेंस में क्या करना है, ये एक पूरा सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस को ब्रेक कर दिया गया है 4 पार्ट में, है ना। ये इसका पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम ए रख दिया है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम बी रख दिया है, ये इसका पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम सी रख दिया है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि इन्हें 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, और चौथा पार्ट एक अपने पास से बना दिया है जिसका नाम रखा है नो एरर। आपको इस सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक पढ़ना है, और आपको बताना है क्या इसके किसी पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पहले वाले पार्ट में एरर है तो आप ए लगा देंगे, अगर आपको लगता है दूसरे पार्ट में एरर है तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अगर आपको लगता है तीसरे पार्ट में एरर है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि तीनों पार्ट सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ करेंगे, ये 8 यूनिवर्सल रूल पे ही आधारित है। एवरीथिंग यू विश फॉर, हर एक चीज जो तुमने चाही थी, है ना, या चाह सकते थे, तो एवरीथिंग क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। कुड विश फॉर वर गिवन टू यू एज अ चाइल्ड, तो वर क्यों बोलोगे, वर तो प्लूरल होता है। हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, इट शुड बी वॉज गिवन टू यू एज अ चाइल्ड। तुम्हें कैसे मिल गई थी, एक बच्चे की तरह मिल गई थी, जैसे मतलब बचपन में तुम्हें सभी कुछ मिल गया था क्योंकि तुम बच्चे थे, दिया गया सब कुछ। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं और नंबर कमाते हैं। तो देखिए 8 यूनिवर्सल रूल से ही क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार फिर से मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, गो फॉर इट। हाँ भाई, तो ये कह रहा है थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन, है ना। अब स्लॉटर्ड का मतलब क्या होता है, स्लॉटर्ड मतलब जिनको मर्डर कर दिया गया, मर्डर्ड, है ना। स्लॉटर का मतलब होता है कुर्बान कर देना, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, किसी भी ऑनर में किसी को कुर्बान कर देना इज स्लॉटर।
ठीक है, तो स्लॉटर्ड चिल्ड्रन कह रहा है, वो थॉट्स जो ख्याल आए मेरे दिमाग में किसके बारे में, स्लॉटर्ड चिल्ड्रन के बारे में, इज अपर मोस्ट ऑन माई माइंड, वो हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं मेरे दिमाग में, मतलब वो चलते ही रहते हैं। तो थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो थॉट्स है प्लूरल, तो मेरा बच्चा जानता है कि यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे भी तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा। ठीक है, आर मतलब प्लूरल। अब जरा देखते हैं ऑप्शन में आर है, भाई देखो ऑप्शन में आर तो है नहीं, तो हम वर लगा देंगे, वर भी तो प्लूरल है। अब कोई ये सोच रहा होगा सर हैव भी तो प्लूरल है, हैव क्यों नहीं लगा रहे, हैव इसलिए नहीं लगा रहे, इसका मतलब होगा हैव, थॉट्स हैव अपर मोस्ट ऑन माय माइंड, थॉट्स के पास है, पजेस वाला मीनिंग आ जाएगा, है ना, हमें बीइंग वाला मीनिंग देना है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन, है ना, were uppermost on the mind. C is the correct answer. Here we go for the third one. What make people angry or tense is actually a mystery which is difficult to explain. यार क्या चीज़ है जो आदमी को गुस्सा दिलाती है या टेंशन में लेके आती है, ये एक राज है और इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या है वो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल थिंग, तो इट शुड बी व्हाट मेक्स, क्या बनाता है लोगों को गुस्सा या टेंस, मतलब इज, और यहाँ पे देखो वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है, सिंगुलर, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही, मेक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, मेक्स, ए इज द करेक्ट आंसर। मेड सेंटेंस को पास्ट में ले जाएगा, तो यहाँ पे जर्नल बात हो रही है, याद रखिए जब भी जर्नल बात हो रही होती है सेंटेंस कभी पास्ट में नहीं जाता है, तो इट शुड बी मेक्स, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया तो तुमने समझ लो क्या ही बताया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं किसी चीज का। मैंने आपको बताया था जब भी आप बात करेंगे हाइपोथेटिकल सेंटेंस, तो इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस यूज वर, आप वर का इस्तेमाल करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको वर का ही इस्तेमाल करना है। तो इफ आई वर अ किंग, अगर मैं कोई राजा होता, आई वुड रूल, तो मैं शासन करता, तो ये बॉस की जगह आप क्या कर लेंगे, वर। बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आसान सा क्वेश्चन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वालिटी ऑफ द पेपर यूजेस इन दीज बुक्स आर नॉट वेरी गुड। कह रहा है जो क्वालिटी है किसकी, पेपर की, जो यूज हुई है, जो यूज होती है किसमें, इन किताबों में, आर नॉट वेरी गुड। तो आर क्यों कह रहे हो, क्वालिटी की बात हो रही है ना, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम कह रहे हो द क्वालिटी ऑफ पेपर इज नॉट वेरी गुड। कौन सी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ पेपर यूजेस इन दीज बुक, जो क्वालिटी यूज होती है, तो इन दोनों वर्ब, ये वाली वर्ब भी किसके लिए आई है, क्वालिटी के लिए आई है, इसलिए क्या होगी, सिंगुलर होगी। और भाई ये वाली वर्ब भी किसके लिए आई है, क्वालिटी के लिए आई है, और इसलिए क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि क्वालिटी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। द क्वालिटी ऑफ द पेपर यूजेस इन दीज बुक्स इज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं है। तो पार्ट कौन सा हो गया, सी पार्ट में आ रहा है, सी पार्ट, सी इज द करेक्ट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज चेक करना है कि भाई तुम्हारे कितने सही होते हैं। वंस अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स फॉर इट। सी के साथ कभी डू आ सकता है ना, कितना पप्पू क्वेश्चन था ये,
तो टी टेक स्मोक नहीं हो सकता, टेक्स तो शी डज स्मोक। कहने का मतलब है वो सिगरेट पीती तो है ना, एम्फेसाइजेशन दिखा रहा है। आपको याद होगा जब मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ाए थे, तो डिड डू डज वाला रूल जो पढ़ाया था उसमें एम्फेसाइजेशन बताया था कि एम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पे। सो शी डज स्मोक, वो सिगरेट पीती तो है बट शी स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल, पर तभी भी सुंदर दिखती है, एज शी इज एन एथलीट, क्योंकि वो कौन है, एक एथलीट है ना। तो भाई इतना ही वर्कआउट करती है, अच्छी डाइट भी लेती है, दिन में 1-2 सुट्टे मार भी लेती है, तो क्या है, तभी भी हजारों लोगों से हेल्दी रहेगी, है ना। तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर, एम्फेसाइजेशन। अगला क्वेश्चन, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चंस निकाले हैं। माई यंगर ब्रदर प्लेस क्रिकेट, सो डज आई। तो ये कह रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है वो क्रिकेट खेलता है, मैं भी खेलता हूँ। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। माई यंगर ब्रदर, ब्रदर हो गया सिंगुलर, प्लेस बिल्कुल सही है, क्रिकेट बिल्कुल सही है, एंड सो डज गलत हो गया, एंड सो डू आई, और ऐसा ही मैं करता हूं। और एक बार फिर से हमारा आंसर हो गया सी। आसान था ना ये क्वेश्चन। आई के साथ कभी तुमने डस देखा है जीवन में, कभी बोला है आई डस गो देयर, है कभी बोला है आई डस नॉट डू दिस, आई डू नॉट डू दिस बोलते हैं। तो इसलिए डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। मैं भी करता हूं, क्या करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, डाउट नहीं रहे, दुविधा नहीं रहे, शक नहीं रहे, तकलीफ नहीं रहे। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। देखने में बहुत छोटा लग रहा है क्वेश्चन, पर इसमें आपकी गलती करने की संभावना तगड़ी है। हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ, इसके माता पिता जो है अप्रूव नहीं करते किस चीज को, हिज बिजनेस, इसके बिजनेस को। तो पेरेंट्स क्या है भाई, पेरेंट्स प्लूरल है, एस या ई एस लगा है, तो डू नॉट क्या है, प्लूरल है, तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है। अप्रूव ऑफ मतलब सहमति देते हैं, किसको, उसके बिजनेस को, है ना, सहमति नहीं देते हैं, डू नॉट लगा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सही तो है इसमें। नो इम्प्रूवमेंट, डी इज दी करेक्ट। अब मैं ये क्यों कह रहा था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट क्या मतलब ट्रिकी है, क्योंकि हर वो क्वेश्चन जो नो एरर होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप ढूंढते रहते हैं एरर, क्योंकि आपके मन में होता है सर ने दिया है तो एरर तो होगा, क्वेश्चन आया है तो एरर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नो एरर वाले भी कम आते हैं। तो भाई कॉन्फिडेंट होके ही हमें नो एरर लगाना है, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें फंसिएगा नहीं, नो एरर अगर लग रहा है तो धपाक से लगाइए, और अगर आपको सभी नो एरर लग रहा है तो उसका मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। ये भी हो जाता है, एक स्टूडेंट मेरे से बोला सर मुझे सभी नो एरर लगते हैं। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। द यूएस डोंट, अब कभी सुना है तुमने द यूएस डोंट, तो यूएस एक कंट्री का नाम, और ये कंट्री क्या है, सिंगुलर हो गया है यहाँ पे, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये डजंट होना चाहिए ना। तो द यूएस डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस नहीं चाहता इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में होना, उसकी उसकी उपस्थिति, तो डज नॉट आंसर हो जाएगा सी, है ना। वॉजेंट से कोई मतलब नहीं है, पैसिव हो जाएगा, वॉजेंट वांट कुछ नहीं होता, ठीक है, आंसर इज सी। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस यूएस के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी थी। अभी आप सोच रहे हो मैं इतने इजी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, हल्के हल्के हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे, जब आपका टेस्ट होगा तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना, क्योंकि अभी टाइम है सीखने का। जब मैं तुमसे पूछूंगा तो हमेशा डिफिकल्ट पूछूंगा, याद रखना। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि 50 क्वेश्चन है और लगभग सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, तो आपके जो पासिंग मार्क्स है वो 40 है। 40 तो आपको एकदम करेक्ट करने ही करने हैं। अगर आपने 40 से कम सही करे हैं ना, तो आप गए इस टेस्ट में, फिर कोई मतलब नहीं है इस टेस्ट का। तो याद रखिएगा कम से कम 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने हैं। इसके पहले ही बता दिया, अभी 10वें क्वेश्चन पे ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो 9 ही छूटे हैं, अभी भी 41 है, समझ, 9 में से कुछ तो सही करे ही होंगे। चलिए 10 सेकेंड्स।
अब देखो ये क्वेश्चन आपने एकदम से कर दिया होगा, शुरू के क्वेश्चन एकदम से आसान आ रहे हैं, डिड टू डज वाले रूल से आ रहे हैं, है ना। लीजा है तो लीजा के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। लीजा, नो यहाँ पे तो डज है ही नहीं। डज द बेस्ट ही कुड टू ड्रॉ मैप, कुड क्या है, कुड पास्ट है, तो इससे एक बात पता चल गई। तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था ये, है ना, इसमें डज है ही नहीं, इसमें हमें डेड लगा। अगर किसी ने इज लगा दिया तो उसका गलत हो गया, क्योंकि आगे पास दिया है। तो क्या मतलब हुआ, लीजा डिड द बेस्ट, लीजा ने बेहतरीन किया। शी कुड, है ना, कितना बेहतरीन, जितना वो कर सकती थी, जितना कर सकती थी उतना अच्छा किया, ताकि किस चीज के लिए, मैप बनाने के लिए एक छोटे से पेपर पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। समझ गया ना, क्योंकि वैसे तो डज आना चाहिए पर डज है नहीं ऑप्शन में, और आगे कुड भी दे रखा है। तो कुड क्या होता है, पास्ट होता है, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, पास्ट, डिड। आंसर अपने आप निकल आया जब आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11, हैविंग बीइंग बीटन। अब एक बात बताओ, कभी तुमने जीवन में कभी किसी से सुना या मेरे से भी सुना कि हैविंग के साथ बीइंग आ सकता है। हैविंग के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो हैविंग बीन ये आंसर हो सकता है। अब सिर्फ अगर मैं कहूँ हैविंग, सिर्फ अगर हैविंग कहूँ, तो हैविंग बीटन का क्या मतलब होगा, हैविंग का मतलब आफ्टर। अरे एक यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया है ना मैंने कि हैविंग का मतलब कैसे आफ्टर होता है, हैविंग का मतलब आफ्टर, और बीटिंग का मतलब बीटिंग। आफ्टर बीटिंग मतलब पीटने के बाद, पीटे जाने के बाद, धड़ धड़ धड़, शीट वॉज यूज्ड, नहीं पीटने के बाद, तो शीट ने नहीं पीटा है, शीट ने नहीं पीटा है, इसलिए ये हैविंग नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, हैविंग बीटन का मतलब क्या होगा, हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर, बताया था ना, परफेक्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन है। और बीन का मतलब हो जाएगा बीन, तो आफ्टर बीइंग बीटन, क्या मतलब हुआ, आफ्टर बीइंग बीटन, पीटे जाने के बाद शीट का इस्तेमाल हुआ किस चीज के लिए, वेसल को, बर्तन को कवर करने के लिए। मतलब तुम्हारे पास कोई शीट थी, तुमने उसे पीट दिया, एकदम फ्लैट कर दिया और बर्तन पे ढक दिया, तो बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नो एरर हो नहीं सकता क्योंकि हैविंग के साथ। अच्छा, आफ्टर बीइंग बीटन क्या हुआ, आफ्टर बीइंग बीटन का मतलब है हैविंग बीटन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा वो लगाना है जो हैविंग के करीब हो। ये आंसर भी हो सकता था अगर किसी ने इसमें, फिलहाल इसको मैंने जानबूझ के इस तरीके से दिया है, एग्जाम में कभी भी इतने क्लोज ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल ही दोनों सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो अगर किसी ने ए लगाया है तो वो भी अपने आप को पूरे नंबर देगा, और अगर किसी ने सी लगाया है तो वो भी अपने आप को पूरे नंबर देगा। यूजुअली मैं इसको चेंज भी कर सकता था, बट हाँ, और अगर जिसको ए और सी दोनों पता है कि दोनों सही है, समझ लो वो एकदम सच्चा चीता है ना, उसने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अपना। तो यहाँ पे आफ्टर बीइंग बीटन कहेंगे या हैविंग बीटन कहेंगे, बात एक ही होगी, ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है ये। अब ये क्या बात हुई, हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो हैविंग वर्कड हो जाएगा, हैविंग वर्क नहीं, हैविंग वर्कड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो कह रहे काम करने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों में वो सबसे सुटेबल पर्सन बन गई है, किस चीज के लिए, कि वो चेयरमैन उसको बना दिया जाए। तो इट शुड बी हैविंग वर्कड, ये वाला आंसर होगा हैविंग वर्कड। ठीक है, हैविंग बीन वर्क का मतलब हो जाएगा काम कराए जाने के बाद, ये पैसिव हो जाएगा, और इसलिए ये आंसर नहीं। ठीक है, बीन वर्कड से कोई मतलब नहीं है, बाकी सारे गलत हैं, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कतई 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 पप्पू क्वेश्चन होते हैं, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। कह रहा है शी हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव फेशियल किट दैट ही हैज एवर सीन, मतलब है उस लड़की के पास सबसे एक्सपेंसिव फेशियल किट थी। कौन सी, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फेशियल किट, कैसी एक्सपेंसिव फेशियल किट, जो उस लड़के ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो शी के साथ हैव नहीं आता ना, बस यही क्वेश्चन था, शी हैज हो जाएगा।
हैव हैड का मतलब हो जाएगा, हैव का मतलब तो हैव ही रहेगा, और हैड का मतलब गॉट जैसा होता है, शी हैव गॉट, तो हैव नहीं आ सकता, ये भी गलत, हैड से मतलब नहीं है, आंसर इज बी। तो जिसने लगाया है बी उसका बिल्कुल ठीक है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द लोकल पॉलिटिशियन और द जूट बिजनेसमैन, जूट मतलब जूट एक तरीके का, आप वो जानते हैं जिसके जूट के गद्दे भी आते हैं, जूट के आपके सोफे भी आते हैं, जो नारियल होता है नारियल के ऊपर, दैट इज दैट, वो जो ब्राउन ब्राउन से थ्रेड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड जूट, है ना। तो जूट, द लोकल पॉलिटिशियन और द जूट बिजनेस मैन, तो जो लोकल पॉलिटिशियन था या फिर जो जूट का बिजनेसमैन था, और जो जूट के बिजनेसमैन थे, ठीक है, डैश बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम, उन्हें दोषी माना गया है क्राइम का। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिजनेसमैन है, ये प्लूरल है। जैसे मैं कहूं योर सिस्टर्स और पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो आपने यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स है, ये क्या है, प्लूरल है, और जब भी हम आर ओ आर और लगाते हैं ना तो बाद वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लग जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स था, आपने आर कर दिया। अगर मैं कहता योर सिस्टर और योर ब्रदर, तो अब मुझे आर की जगह इज कहना पड़ता, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इज क्यों कहना पड़ता, क्योंकि हम और के केस में बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल है तो वहां पे प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो बड़ा सिंपल है, आप प्लूरल वर्ब लगाइए ना, है बात खत्म, है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हैड से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हैड तो आ ही सकता है हर जगह पे। तो कभी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो सब जगह भर जाएगा, उसको इग्नोर ही मारना है, आपको स्पेसिफिक ऑप्शन लगाना है उस सेंटेंस के हिसाब से। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन, अगर यहाँ पे बिजनेस मैन होता है, एम मैन, तो आंसर इसका हैस हो जाता। ठीक है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पर आपसे गलती कर पा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आफ्टर बीटिंग क्या होता है, कोई मतलब है कि आफ्टर बीटिंग, अरे भाई आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। 8 यूनिवर्सल रूल में आपको बताया था कि आफ्टर आ जाए तो आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आफ्टर आईएनजी, आफ्टर बीटिंग, पीटने के बाद, दे लेफ्ट हिम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, फेंट, पीटने के बाद वो उसे बेहोश छोड़ के चले गए। बीट, आफ्टर बीटिंग होना चाहिए, है ना। आफ्टर बीट से कोई मतलब नहीं है, कोई और फॉर्म वर्ब की आ ही नहीं सकती प्रेपोजिशन के बाद सिवाय आईएनजी के। तो आईएनजी हमने यूज करी, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16। द बॉय डैश अ स्नेक चार्मर। अब स्नेक चार्मर कौन होता है भाई, सपेरा जानते हो, सपेरा, सपेरा को स्नेक चार्मर बोलते हैं। तो द बॉय डैश अ स्नेक चार्मर सेव द गर्ल फ्रॉम डाइंग फ्रॉम पॉइजन। कह रहा है कि जो बॉय था उसने कुछ किया स्नेक चार्मर का, अब यहाँ पे कोई वर्ब आना चाहिए, डैश चार्मर, सेव द गर्ल, और जिससे क्या हुआ, लड़की बच गई किससे, पॉइजन से। तो क्या किया होगा, द बॉय बीइंग, द बॉय बीइंग अ स्नेक चार्मर, बॉय बीइंग का मतलब क्या होगा, होने के नाते, है ना, सिखाया था तुम्हें, बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड स्टडी हार्ड। तो वो यही कह रहा था, बॉय बीइंग अ स्नेक चार्मर, क्योंकि बॉय कौन था, एक सपेरा था। सेव द गर्ल, उसने लड़की को बचाया, किससे, मरने से, किससे मरनी वो, फ्रॉम पॉइजन, पॉइजन से मरने से। तो आंसर हो जाएगा इसमें
सी बीइंग। अगर तुम बोलोगे द बॉय हैज तो उसका मतलब होगा लड़के के पास है एक सपेरा, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है बाकी सारे, और ये तो आ ही नहीं सकता बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नो एरर का मतलब था यहाँ पे कि कोई ब्लैंक नहीं आएगा, सेंटेंस ऐसी ठीक है, ऐसा भी ठीक नहीं है, तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है दोस्त, गलत करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सौदा ही नहीं है। Have you got someone dash your share on your behalf? So have you got someone, क्या चीज, have you got someone, someone तो मैंने बताया था गेट के साथ अगर तुम लगा दोगे पर्सन तो आगे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म से आ जाती है ना, ये चीज तुम्हें गहराई से पढ़ाई, इसमें क्वेश्चंस भी कराए। तो हैव यू गॉट समवन टू पे योर शेयर ऑन योर बिहाफ, क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारा शेयर पे कर देगा, किसके बिहाफ पे, तुम्हारे ही बिहाफ पे, तुम्हारा ही शेयर पे कर देगा। सी तो पेड हो नहीं सकता क्योंकि थिंग की बात नहीं हो रही है, थर्ड फॉर्म है और सिंगुलर से भी कोई मतलब नहीं है, पेइंग तो कैसे ही आएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 10-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बस मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। अब ये क्वेश्चन लगाने के लिए भी ना दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होगा तभी इस क्वेश्चन को लगा पाओ। हैव यू गॉट द मनी, तो यहां पे फिर क्या हुआ, गेट की फॉर्म आ गई, इसके बाद आ गया थिंग, तो आप क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल है। सो हैव यू गॉट द मनी सेव्ड, इट शुड बी सेव्ड, बिल्कुल सही दे रखा है, तो नो एरर, डी आंसर होगा। इसीलिए मैंने कहा था इसको लगाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। ये आपको सबको पता है कि गेट के साथ थिंग आ गई तो थर्ड फॉर्म, लेकिन पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म लगा के थोड़े से गड़बड़ा गए होंगे कुछ, है ना, तो याद रखिए आंसर था इसका डी, नो एरर। जो समझदार थे, सच्चे चीते थे, वो नहीं घबराए। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स, कह रहा है सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब है कि भाई सीसीटीवी कैमरा भी लगे थे, गार्ड्स भी थे वहां पे, सब कुछ था। तो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, है ना, तो इंस्पाइट ऑफ सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स। एक बात और याद रखिएगा, एग्जाम में भी आ जाता है, जब आप डिस्पाइट लिखते हैं तो इसके साथ कभी ऑफ नहीं लगाते हैं, जब आप इंस्पाइट लिखते हैं तो इसके साथ ऑफ हमेशा लगाते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा नहीं और इंस्पाइट के साथ से ऑफ हटेगा नहीं, ठीक है। सो डिस्पाइट सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स द कंपनी सर्वर गॉट, जो कंपनी का सर्वर था गॉट, तो गेट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, कंपनी की सर्वर की बात आ रही है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैक्ड। हैक्ड, हैक जानते हैं ना कि कंप्यूटर हैक हो गया, पासवर्ड हैक हो गया, अकाउंट हैक हो गया। हैक्ड मतलब अटैक्ड होता है, साइबर अटैक होता है ना, साइबर अटैक्ड मतलब हैक्ड, बी। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई, अब देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास चार पार्ट है ए बी सी डी, इसमें से किसी एक में एरर है, या तो इस वाले पार्ट में एरर है, या इसमें एरर है, या फिर इस वाले पार्ट में। और अगर आपको लगता है कहीं कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर लगा दीजिए जल्दी से। गेटिंग योर थिंग्स फिक्स एंड मेकिंग प्रोग्रेस रेगुलरली शुड बी द एम ऑफ द डे। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं, गेटिंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, गेटिंग योर थिंग्स फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड को गेट के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इट शुड बी फिक्स्ड। ए में ही एरर था, गेटिंग योर थिंग फिक्स्ड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस कर देना लगातार, ये शुड बी द एम ऑफ द डे, ये हमारा दिन का एम होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर, फिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, प्रैक्टिस क्लास है आज, आज की क्लास भी ज्यादा लंबी नहीं होगी।
मतलब मुझे पूरी उम्मीद है 2 घंटे के अंदर अंदर ही ये खत्म हो जाएगी। अभी लगभग 45 मिनट्स हुए हैं, पर अभी आधे भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आफ्टर कोविड द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक हेल्थ। अब आपको याद होगा आफ्टर 2 वाला रूल, जिसमें मैंने आपको ये सारे पढ़ाए थे, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू, अकस्टम्ड टू। लास्ट वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने गहराई से पढ़ाया है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन सब के साथ अगर कभी भी कोई वर्ब आती है तो वो अपनी आईएनजी फॉर्म में, मतलब जिरंड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आफ्टर कोविड द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है प्लानिंग। क्या कर रही है? प्लानिंग टू मेक नहीं होगा, प्लानिंग या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। मेकिंग क्या अच्छा करने के लिए? मेकिंग हेल्थ रिलेटेड एंड इकोनॉमिकल मैटर्स रिजॉल्व, है ना। तो क्या चाह रही है? लुकिंग फॉरवर्ड, प्लान कर रही है कि वो क्या करेगी, जो हेल्थ से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो बड़ा आसान था ये तो आपने पढ़ा हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई मैं पढ़ाई जा रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो दिल टूटेगा मेरा। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर मैनी एनालिस्ट, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे एनालिस्ट को ऐसा लगता है, थिंक, ऐसा वो सोचते हैं क्या, दैट इट इज इंडीड, इंडीड का मतलब होता है सच में, रियली, कि सच में अच्छा समय है। इट इज इंडीड गुड टाइम वी मेक प्रोग्रेस एंड थिंक पॉजिटिवली। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। ठीक है, सो इट इज इंडीड गुड टाइम, वी मेक नहीं हो सकता यहाँ पे, शुड बी वी मेड, मेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। क्यों? इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। इन सब के साथ आप हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। वी मेड प्रोग्रेस एंड थिंक पॉजिटिवली, कि हम प्रोग्रेस करें और पॉजिटिवली सोचें। क्वेश्चन नंबर 23। मजा आ रहा है ना? मुझे जरूर बताना क्लास तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम्हें मजा आएगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा तुम्हें, और मतलब ये प्रैक्टिस तुम्हारी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी 8 यूनिवर्सल रूल्स की। अब देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हमारी नजर ऑप्शंस पे गई तो हमें एक बात समझ में आई, फर्स्ट फॉर्म कहीं पे नहीं दे रखी। ये तो सिंगुलर वाली है, मैंने बताया था इसे फर्स्ट फॉर्म मत कहना, ये सिंगुलर के साथ ही लगती है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर नो एरर हो जाएगा इसका, डी। क्या है ये? हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा किसका? नो एरर। टू थिंक मीनिंग क्या है? वो वुडंट वांट देम, हम नहीं चाहते थे कि, क्या नहीं चाहते थे? टू थिंक, हम उन्हें नहीं चाहते थे कि वो सोचे, वी डिडंट वांट देम टू थिंक, कि वो सोचें वी वर डूइंग एनीथिंग इमोरल, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ असभ्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इमोरल मतलब असभ्य, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे बी ही शुड हैव गॉन टू द मार्केट एज इट्स टू लेट नाउ, उसे मार्केट चले जाना चाहिए था क्योंकि अब तो काफी लेट हो गया है। तो अच्छा, अब बच्चा यहाँ पे क्या सोचता है, ऐसे क्वेश्चन भी मुझसे बच्चे पूछते हैं। एक बच्चे ने, मतलब बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं से सोशल मीडिया से पहुंच जाते हैं मेरे पास, तो बच्चा मुझसे इंस्टा पे क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह की चीजें कि सर ये बताओ, यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ही के साथ तो हैज आना चाहिए। भाई मेरे ही के साथ हैज आना चाहिए, पर मॉडाल का कुछ नहीं है क्या? यहाँ पे मॉडाल लिखा है, मॉडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है।
तो ये बिल्कुल सही है ना, शुड के साथ जो हैव लगा है सही है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए ही शुड हैव गॉन बिल्कुल सही है। हैज गॉन आप नहीं कह सकते क्योंकि मॉडल के साथ हैज नहीं आ सकता, तो ए ऑप्शन गलत होगा। ही शुड गो टू द मार्केट, ठीक है, ही शुड गो टू द मार्केट, तो वो भी ठीक होगा, तो उसका मतलब होगा ही शुड, इसे जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया, तो बेहतर यही है चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये पास बता रहा है, अब तो लेट हो गया ना, तो चले जाना चाहिए था, तो बी सही नहीं है, गॉन आ नहीं सकता, आंसर हो जाएगा आपका नो एरर डी, ठीक है, शुड हैव गॉन एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। हम्म अगला क्वेश्चन है, प्रीस्ट्स इन इंडिया आर ऑफन यूज्ड टू मेक फूल ऑफ द पीपल स्पेशली द वंस हु बिलीव इन सुपरस्टिशन। कह रहा है जो पंडित हैं, प्रीस्ट पंडित मौलवी या पादरी जो इंडिया में है, वो क्या करते हैं, आर ऑफन, वो अक्सर, यूज टू आदि होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ जाती है, यूज टू से पहले अगर कोई वर्ब आ जाती है, तो उसके बाद आप जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यही आपको यहाँ पे करना है, प्रीस्ट्स इन इंडिया आर ऑफन यूज्ड टू, मेक नहीं हो सकता मेरे चीते, क्या हो जाएगा, आर यूज्ड टू मेकिंग, है ना, आईएनजी फॉर्म जिरंड आएगा, आर यूज्ड टू मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। वो आदी हो गए हैं किस चीज का, जो प्रीस्ट हैं, जो पादरी हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं इंडिया के, वो आदी हो गए हैं किस चीज के, है ना, किस चीज के, टू मेक, आर यूज्ड टू मेकिंग फूल ऑफ द पीपल, कि वो लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, है ना, स्पेशली खास तौर पे इनका, द वंस हु बिलीव इन सुपरस्टिशन, खास तौर से उन लोगों का जो विश्वास करते हैं अंधविश्वास पे, है ना। तो वंस हो गया प्लूरल, और इसलिए इसके साथ वर्ब बिलीव भी प्लूरल है। तो पूरा सेंटेंस चेक करेंगे ना, शुरू शुरू में आपको ना पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, पर एक बार जब आपके 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, आप बहुत तेज तेज करना शुरू कर देंगे, इसलिए मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी, अभी मैं भी थोड़े हल्के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, be groped by him again wasn't something she was looking forward to। ग्रॉप्ड का मतलब होता है टच विदाउट परमिशन, है ना, किसी को ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं भी हाथ लगा देना, डेट इज ग्रॉप्ड, जो बदतमीजी अगर मतलब लड़के ने कर दी, तो ये ऐसा कुछ कर रहा है, बी ग्रॉप्ड, बी ग्रॉप्ड का मतलब है ग्रॉप्ड हो, जैसे हम कहते नहीं, बी गुड, अच्छे बनो या अच्छे हो, बी नाइस टू एवरीवन, कहते नहीं है, बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो ये सारे क्या है, बी का मतलब होता है ऐसे बनो, तो बी ग्रॉप्ड का मतलब है मतलब अपने आप को छुआओ, है ना, बिना परमिशन के, ये थोड़ी कहना चाह रहा है भाई, है इसका कोई मतलब थोड़ी है, तो ये बी तो हो नहीं सकता, तो नो एरर भी नहीं हो सकता। इट्स बीन ग्रॉप्ड का मतलब है, इट्स बीन ग्रॉप्ड, ये ग्रॉप्ड हो गया है, मतलब ये टच हो गया है, टच कर दिया गया है, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। बीइंग ग्रॉप्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बन गया पैसिव, और आगे आपका बाय भी लिखा है, बाय हिम अगेन। बीइंग ग्रॉप्ड का मतलब है ग्रॉप्ड किए जाने के बाद, मतलब बिना परमिशन के टच किए जाने के बाद, किसके द्वारा, हिम के द्वारा, दोबारा, पहले भी एक बार कर चुका है, दोबारा, वॉज नॉट सम, वॉज इन समथिंग, वैसी कोई चीज नहीं थी, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो प्लान कर रही थी या सोच रही थी, उसके दिमाग में थी कि दोबारा मुझे बिना परमिशन के सोचेगा, मतलब वो हैरान हो गया, इसने ऐसा सोचा नहीं था जैसे इसने किया, ये मतलब है, तो आंसर बी होगा भाई इसका ना, बाकी सारे गलत थे और इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, having dashed to a lonely island
द मैन गॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो हैविंग डैश शिफ्ट, तो हैविंग, अगर यहाँ पे देखो ये भी है नो वर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर तुम कह दो कि सिर्फ हैविंग शिफ्ट, तो हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर, और शिफ्ट का मतलब हो जाएगा शिपिंग। आफ्टर शिपिंग टू अ लोनली लैंड आइलैंड, एक अकेले जजीरे पे, आइलैंड पे, द्वीप पे शिप करने के बाद उसे, मतलब शिप से उसे पहुंचाने के बाद, है ना। आफ्टर शिपिंग तो मतलब किसी और ने पहुंचाया ना, है ना, मैन ने खुद नहीं पहुंचाया, मैन ने नहीं पहुंचाया, किसी और ने पहुंचाया ना। अब अगर मैं इसको पैसिव बना तो इसका मीनिंग सही नहीं लिया, नहीं निकल रहा। क्या मतलब हो रहा है कि आदमी ने अपने आप को पहले एक जजीरे में, जजीरे पे पहुंचाया, एक आइलैंड पे पहुंचाया, वहां पे जाके क्या किया उसने, तो उसने अपने आप को क्या करवा लिया कि भैया मुझे जेल में डाल दो। ऐसा थोड़ी होता है, तो ये जर्नल सेंस नहीं दे रहा ठीक। अगर आप कहेंगे हैविंग बीन शिप्ड, अब ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव क्यों हो जाएगा, ये मैंने पढ़ाया है एट यूनिवर्सल रूल में। तो हैविंग बीन शिप्ड का क्या मतलब हो जाएगा, आफ्टर बीइंग शिप्ड, मतलब शिप किए जाने के बाद, इसने मैन ने नहीं किया, किसी और ने इसको शिप किया है। तो शिप्ड किए जाने के बाद एक अकेले आइलैंड पे आदमी को फिर क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। पहले उसे शिफ्ट किया अकेले एकांत आइलैंड पे, और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। आंसर इज सी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, जिसने पढ़ा है देखो उसके लिए आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक अच्छे थॉट के साथ क्वेश्चन है ये। कह रहा है इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कह रहा है बड़ा ही जबरदस्त सवाल है ये। सवाल क्या है कि हाउ फार मैन वुड रिटेन, कि कितने दिन तक या कितने टाइम तक आदमी बचा के रख पाएगा। रिटेन का मतलब है सस्टेन, बचा के रख पाएगा। यहाँ पे सस्टेन देयर रिलेटिव रैंक, क्या जो उसकी रिलेटिव रैंक है बाकी जानवरों से, बाकी क्रिएचर से, अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा ऊपर मानते हैं। हमें लगता है अरे ये तो बंदर है, ये क्या ही कर लेगा। ठीक है, शेर को हम सर्कस में नचवा लेते हैं, है ना। हम तो कहते हैं ना इंसान में वो ताकत, सब पे करो करे हुकूमत, परियों को जीत लाए जिनों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत, है ना। तो ये वही वही वाली बात है। अलिफ लैला आता था ना, अलिफ लैला में ऐसे दिखाते थे, वो ऐसे ही बोलता था, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। बड़ी अच्छी लाइन लगती थी मुझे कि भाई इंसान कितना क्रूअल है, हुकूमत तो सब पे कर ही लेता है, और मन ही उसका ये रहता है कि मैं हुकूमत कर लूँ। जहाँ पे भी, घर में कोई एक होता है जिसको जो चाहता है मेरी चले, फिर मोहल्ले में एक होता है जो चाहता है मेरी चले, उसके बाद तुम्हारे यहाँ तुम थोड़ा आगे जाओगे तो शहर में एक होगा जो चाहेगा मेरी चले, गांव में एक होगा जो चाहेगा मेरी चले। मतलब हर और उन जैसे बहुत होते हैं जो चाहते हैं मेरी चले। तो इंसान की ये फितरत है। तो यही सेंटेंस ये कह रहा है, फिलोसफिकल सेंटेंस है। इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंसान कब तक अपनी रैंक होल्ड कर पाएगा, रिलेटिव रैंक कब तक होल्ड पाएगा, इज्जत कब तक बना पाएगा, इफ दे वर डाइवर्स्ड ऑफ देयर क्लोथ। डाइवर्स्ड का मतलब है डिप्राइव, अगर उन्हें वंचित कर दिया जाए उनके कपड़ों से। सोचो अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं रहेंगे तो क्या कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी को स्किन कैंसर हो जाएगा। हमें आदत नहीं है सूरज की रोशनी धपाक से बदन पे लेने की, समझ रहे हो। वो लड़कियां, उनका क्या होगा जो दिन भर सनस्क्रीन लगाती हैं, है ना, यहाँ सनस्क्रीन, यहाँ सनस्क्रीन, यहाँ सनस्क्रीन, यहाँ यहाँ देखो ना लगाते हुए, यहाँ यहाँ, समझ रहे हो। यहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे साबुन नहीं लगाते होंगे, यहाँ साबुन, मुंह धो लिया बस 5 दिन से, बाकी लगा हुआ है लड़का पढ़ाई में, ये यहाँ यहाँ साबुन लगा लेती है घिस घिस के। यहाँ भी ये वो मैंने देखा लड़के यहाँ यहाँ तक स्क्रब कराती हैं। बहुत सारे लड़के तो यहाँ शेव ही नहीं बनाते, यहाँ यहाँ के बना लेते हैं, यहाँ दाढ़ी आ रही है, दिक्कत ही नहीं है। समझ इतना इतना डिफरेंस है, मतलब इतना नेचुरल रहते हैं बॉयज थोड़ा सा कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बस देखो भाई मुद्दे वाली बात क्या है, तो वर जो है ना, वर के साथ या तो मेरे बच्चे आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, या फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंस है यहाँ पे पैसिव वॉइस का। क्यों भाई, कह रहा है कि अगर उनसे छीन लिया जाए, उन्हें वंचित कर लिया जाए, खुद थोड़ी छोड़ेगा, अगर छीन लिए जाए तो इट शुड बी डाइवेस्टेड, डाइवेस्टेड ऑफ देयर क्लोथ। बी आंसर होगा, और कोई नहीं आ सकता। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, the whole blocks of flats, whole blocks of flats including two shops
वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें एक मजेदार चीज भी है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक्स नहीं है। देखिए, तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, जो पूरा ब्लॉक था फ्लैट्स का, है ना, जिसके अंदर दो दुकानें भी थी, तो ब्लॉक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है ना। तो ब्लॉक है, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गया, तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, डिस्ट्रॉयड लगा है, बिल्कुल सही है, बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए थे। डी आंसर है, आसान क्वेश्चन था, जिसने लगाया वो कॉन्फिडेंट था, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 30। थोड़े से क्वेश्चन रह गए, इसके बाद हम वोकैब करने वाले हैं। तो तुम्हारे पास ग्रामर करने का मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन और हैं तुम्हारे पास ग्रामर के, उसके बाद हम करेंगे सीधे वोकैबुलरी। समझ रहे हो ना? चलिए, तो कह रहा है आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया था, किसलिए गया था? सो दैट आई डैश वॉर्न हिम ऑफ द अपकमिंग डेंजर, ताकि मैं उसे वॉर्न कर सकूं अपकमिंग डेंजर के लिए। तो देखो, गया था, वेंट हो गया पास्ट, ठीक है। सो दैट, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं पास्ट जैसा कुछ आना है। मस्ट आ नहीं सकता, क्योंकि मस्ट हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है या फिर फ्यूचर में यूज होता है। इसका जो पास्ट होता है वो हैड टू होता है, याद रखना। हैड टू क्या है? पास्ट ऑफ मस्ट, मस्ट का पास्ट हैड टू होता है, ठीक है। ऑट अकेले कभी आता नहीं है, ऑट के साथ टू का लगना अनिवार्य होता है, तो इसलिए ऑट टू भी इसका आंसर नहीं होगा। बचा क्या? माइट, ठीक है, बस और कोई नहीं बता। यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए नो एरर भी आंसर नहीं होगा। तो आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया था, सो दैट, इसलिए आई माइट वॉर्न हिम, तो शायद मैं उसे वॉर्न कर पाऊं आने वाले खतरे के बारे में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ जख्म ताजा हुए हैं इस सेंटेंस को देख के, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दिल तो मेरा भी दुखा और याद मुझे भी महेंद्र सिंह धोनी की बहुत आई, पर क्या करें भाई, गेम है, हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, ठीक है। पर अगर फाइनल में पहुंचते तो दिल खुशी हो जाता है ना। दूसरी बात, विपक्षी पार्टी भी ऐसी है कि मजा ही आ जाता मैच में अल्टीमेटली। खैर, ऐसा हुआ नहीं, तो कब हो सकता था ऐसा? हैड इंडिया प्लेड वेल। इस सेंटेंस का मतलब जानते हो आप? इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, ठीक है। जब पता है बॉल स्विंग हो रही थी और शुरू में जैसे तुमने केएल राहुल को देखा, वो स्लिप में आउट हुआ, ठीक है, तो मैंने सोचा अरे हमारे भी बॉलर बहुत स्विंग कराते हैं, कुत्ता बना देंगे इन्हें, मजा आ जाएगा, मैं खुशी खुशी। लेकिन मेरे पास काम बहुत था, मैं कंटेंट बना रहा था, तो यकीन मानो मैं एक बॉल नहीं देख पाया पूरे मैच में, है ना, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा था। बस वो सामने गूगल मेरा फोन पे स्कोर दिखा रहा था, तो जब मैं थक जाता था काम करते करते, तो बस मैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के नहीं, बस 5 सेकंड के लिए स्कोर देखता था, ठीक है। तो मुझे लगा अबे यार ये तो बड़ी बुरी हालत हो रही है इंडिया की। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड खेलने है यार, मैंने कहा इंडिया वाले अब देखूंगा 5-6 ओवर बाद जब इनके 2-3 विकेट गिर गए होंगे, और मैंने देखा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी युजवेंद्र चहल है, वो लेग स्पिनर है, इनके लेग स्पिनर ने कमाल किया था, तो हमारा लेग स्पिनर तो युजवेंद्र चहल है ना, वॉट लगा देगा। बट भाई कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा शायद मैं बार बार स्कोर देख रहा हूँ ना, इस वजह से इंडिया हार रही है। मैंने सोचा मैं स्कोर ही नहीं देखूंगा लास्ट तक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कोर देख रहा हूँ इसमें इंडिया हार रही है, ठीक है। तो मैंने स्कोर नहीं देखा, और फिर जब मैंने स्कोर देखा ना, तो फिर उसको में देखने लायक कुछ बचा नहीं था। 164 अराउंड हो चुके थे उनके, मतलब 164 हाँ अराउंड हो चुके थे, और वही ओपनर ही उनके खेल रहे थे। फिर मैंने कहा अच्छा ही हुआ मैंने मैच नहीं देखा, दुख थोड़ा कम हुआ।
है ना भाई। तो हैड इंडिया प्लेड वेल ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, अगर इंडिया ने अच्छा खेला होता, वी माइट हैव मेड इट टू द फाइनल, तो शायद हमने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया होता। तो वी माइट हैव मेड, बिल्कुल सही है। माइट क्या है? मॉडल है। मॉडल के साथ क्या यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैव आया है, बिल्कुल सही आया है। हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सही आई है, मेड। तो आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़े, कुछ ना करें, नो एरर लगा दें। शुड हैव मेड का मतलब है पहुंच जाना चाहिए था, तो ये तो हम नहीं कह रहे। और विल और में आएंगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। पास्ट में, पास्ट में, तो सब जब सब पास्ट में चल रहा है तो आप इसको भी पास्ट में रखें। आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। आज मैंने नो एरर वाले काफी सारे डाले हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो और बहुत सारे सीखें। क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, हैव बीन सेंट, उन्हें भेज दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, हैव बीन सेंट, पैसे हो गया, भेज दिया गया है, अच्छी बात है। एंड द विक्टिम्स विल सेव इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंत में। और जो पीड़ित हैं वो बचाएंगे अंत में। अरे पीड़ित बचाएंगे, किसको बचाएंगे? ऑफिसर से किस क्यों भेजे हैं? ऑफिसर्स को बचाएंगे क्या पीड़ित? कुछ भी कह रहे हो। तो द विक्टिम्स विल बी सेव्ड, विल बी सेव्ड का मतलब है कि विक्टिम्स को बचा लिया जाएगा। कौन बचाएंगे विक्टिम्स को? वो ऑफिसर बचाएंगे जो द बेस्ट ऑफिसर्स हैं। तो क्या कहा? द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के, हैव बीन सेंट, उन्हें भेज दिया गया है। एंड द विक्टिम्स, और जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स कौन होते हैं? पीड़ित, और जो पीड़ित हैं विल बी सेव्ड इवेंचुअली, और फाइनली उन्हें बचा लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखो ये रीडिंग बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड है ना। अगर तुमने रूल पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, मीनिंग नहीं निकाल पाते हो, नहीं बनेगा, नहीं तो बना लोगे। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला बता दोगे। जब भी मैं कोई टफ क्वेश्चन देता हूँ ना, उसके बाद मेरा मन करता है एक आसान क्वेश्चन भी दे दूं, बच्चे का मन नहीं टूटना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या रहा है? ही मस्ट हैज रेड। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कभी भी कोई मॉडल आता है तो उसके बाद ये हैज, ये हैड या फिर हैविंग की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मॉडल अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, और इनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हैव होती है। हैव गहराई से पढ़ा चुका हूं। सो ही मस्ट हैव, है ना, गलत, ही मस्ट हैव। और ये जो वर्ड है ना रेड, इनकी तीनों फॉर्म सेम ही है ना। रेड, रीड, रेड, रेड, लिखी सेम तरीके से जाती है, प्रोनाउंस अलग होती है। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म, रेडी थर्ड फॉर्म, मतलब पढ़ना। तो शी मस्ट हैव रेड, आंसर इज बी, उसे पढ़ लेनी चाहिए, है ना। यू मस्ट हैव रेड, या फिर उसने पढ़ ली होगी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, उसने पढ़ लिया होगा। यू मस्ट हैव रेड, पढ़ लिया होगा। वुड के साथ हैज नहीं आ सकता, वुड के साथ हैज ये पॉसिबल ही नहीं है, सब गलत। बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अभी आपने एक बात जानी कि सारे मॉडल्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हायरर्स वुड, वुड क्या है? मॉडल, और मॉडल के साथ आप क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है बच्चा सेंड, SEND सेंड, ये फर्स्ट फॉर्म है। SEND सेंड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, नो एरर नहीं हो सकता। हैव के साथ सेंड नहीं आ सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है सेंड, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हायर्स वुड के साथ आईएनजी नहीं आ सकती, तो एक ही बचा सेंड। हायरर्स वुड सेंड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, तो हायरर जो होंगे वो सेंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक भेजेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर ग्रामर। इसके बाद वोकैबलरी शुरू हो जाएगी। और आप ये मत सोचिएगा क्योंकि आज ही आपकी ग्रामर वाली मतलब वोकैब वाली सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा, नए वर्ड्स भी मैं आपको दूंगा हर क्लास की तरह। आज भी आपको मिलने वाले हैं नए वोकैबलरी के वर्ड्स और पुराने का रिवीजन। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी मेमोरी कैसी है, आपके दिमाग में सिर्फ शोना मोना भगवाना रहती है या कुछ वर्ड भी आप रिटेन कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे वर्ड्स पूछूंगा, कौन से वाले, वही पुराने जो अब तक हमने इस क्लास में करे, और फिर देखूंगा क्या आप कर पाते हैं या कर। आपको मैं क्या देखूंगा, आपको खुद देखना है कि आपको कौन कितना याद रहता है। ऑल दी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी प्रिपरेशन, जितनी भी जरूरी है ना और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, हैव डन, कर ली है। किसने कर ली है नहीं पता। द प्रोडक्ट इज रेडी टू बी लॉन्च, और प्रोडक्ट रेडी है लॉन्च होने के लिए। तो प्रिपरेशन हैव बीन डन, कर ली गई है। पैसिव में बनाओगे ना मेरे बच्चे, दिखाया था ना फॉर्म ऑफ बी में, ये वही तो क्वेश्चन है। बी इज द करेक्ट आंसर, हैव बीन डन, कर ली गई हैं। और जो प्रोडक्ट है वो तैयार है लॉन्च किए जाने के लिए, टू बी लॉन्च, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, बी है ना, हैव बीन डन, ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं सीधे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है डेरिगेटरी, और ये क्वेश्चन आप क्लास में कर चुके हैं। आपके पास है 10 सेकंड का समय, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, सो डेरिगेटरी आप जानते ही हैं वर्ड, ये हम पहले कर चुके हैं वर्ड क्लास में, है ना। तो डेरिगेटरी का क्या मतलब होता है? डेरिगेटरी का मतलब होता है डेप्रिकेटरी। अब ये डेप्रिकेटरी क्या होता है? इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, बिलिटलिंग, है ना। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब जो किसी को इंसल्ट करता हुआ। डेरिगेटरी रिमार्क मैंने आपको पहले भी बताया था। अप्रिशिएटिंग और लॉडेटरी, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इनके लिए कुछ और भी वर्ड मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि एक्सटॉलिंग, एक्सटॉलिंग, प्रेजिंग, कमेंडेटरी। ठीक है, तो एक्सटॉलिंग, प्रेजिंग, कमेंडेटरी, लॉडेटरी, अप्रिशिएटिंग, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। श्रूड क्या होता है? श्रूड का मतलब होता है कैनी, कैनी होता है क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, निफ्टी, वाइली मतलब चालाक। तो वाइली, निफ्टी, क्लेवर, कैनी, श्रूड, सारे के सारे चालाक होते हैं, चालाक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और एक ही पेज पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स मिले हैं। ऐश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, ये वर्ड भी किया है हमने क्लास में, मतलब ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं हमने किए हैं क्लास में। So he has been surreptitiously, surreptitiously मतलब सीक्रेटली, है ना। surreptitiously मतलब सीक्रेटली। आंसर हो जाएगा फर्टिवली। तो फर्टिवली, सीक्रेटली, surreptitiously, लेटेंटली, लेटेंट मैंने आपको बताया ना, हिडन, हिडन, ये सारे के सारे सिनोनिम थे। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अच्छा, इम्प्रूडेंट हमें देखना पड़ेगा कि इम्प्रूडेंट क्या होता है। देखिए, प्रूडेंट का मतलब हम यहां पे जान लेते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, ठीक है। और वाइस के सिनोनिम्स अक्सर आपके यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइस, डिसर्न, सैगेशियस, वाइस, डिसर्न, सैगेशियस, जुडिशियस, ये सारे के सारे समझदार हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कल वाली क्लास का ना, मतलब जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में जितने वर्ड्स मैंने वोकैब के कराए, एक बच्ची बड़ी अच्छी, उसने वो सारे वर्ड्स
एक जगह लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए एक जगह पे, मतलब आई फेल्ट सो हैप्पी अबाउट हर, मुझे लगा कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो आई रियली लाइक सच थिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बच्चा वहां लिख रहा है इसका मतलब वोकैब रजिस्टर में भी डालें। तो कीप राइटिंग दीज वर्ड्स इन वोकैब रजिस्टर विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्यूडेंट, अच्छा इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट क्या होता है? इम्प्यूडेंट होता है रूड, लाउड, चर्लिश मतलब अभद्र, कोर्स, क्रास, ब्रेजिन, ब्रैश, ये सारे के सारे अभद्र होते हैं, है ना। रूड, लाउड, चर्लिश, कोर्स, क्रास, ब्रेजिन, ब्रैश, ये सारे के सारे कौन होते हैं? अभद्र होते हैं, रूड होते हैं, है ना। तो भाई आंसर आपका ए ही रहेगा इसमें। एब्रीवेटिवली तो आपको बताइए, एब्रीवेटिवली मतलब शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म, ये जो शुरू के वर्ड होते हैं एब्रीवेशन, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या हो गया? उसका एब्रीवेशन हो गया। ये तो आपको पता ही है भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, His poor health has been the biggest hindrance। अच्छा हिंड्रेंस क्या होती है? हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, बताया था ना। हिंड्रेंस मतलब बाधा, हर्डल, ठीक है, ऑब्स्टिकल, इम्पीडिमेंट, है ना, कोई मुश्किल परेशानी, तो यही आंसर हो जाएगा। ये वर्ड पहले भी करा चुका हूं भाई, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, एनीथिंग दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस। केमिस्ट्री वाले बच्चे समझ गए होंगे, है ना। तो इसमें क्या करते थे हम, कैटलिस्ट को डाल देते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है? तेज होता है, उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो यही कैटलिस्ट का काम होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्सेलरेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। कौन से प्रोसेस को? कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा होता है, ये कैटलिस्ट का काम होता है। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है वर्सिंग, वर्सनिंग, कोई चीज जो खराब होती हुई हो, सड़ती हुई हो। स्पॉइलिंग, डिग्रेडिंग, है ना, डीवैल्यूइंग, तो डीवैल्यूइंग, डिग्रेडिंग, वर्सनिंग, स्पॉइलिंग, डिटेरियोरेटिंग, सारे के सारे सेम है। एक वर्ड और इसमें देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, वैनिंग। ये सारे एक ही माँ के बच्चे हैं, सारे के सारे सिनोनिम है ना। बेनिफिट से इसका कोई मतलब ही नहीं है, आंसर इसका इम्पीडिमेंट ही रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। तो एडवोकेसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एडवोकेट कौन होता है? जो आपको सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो प्रमोशन, सपोर्ट, ये सारे मैंने इसके सिनोनिम बताए थे। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपोजिशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज के खिलाफ जाना। अपोजिशन के लिए बहुत सारे वर्ड बताए थे, जिसमें से एक डिसेंट भी था, अगर याद होगा। ठीक है। क्रिटिक का क्या मतलब होता है? क्रिटिक का मतलब होता है द वन हु, द वन हु क्रिटिसाइज, कोई ऐसा जो कि क्रिटिसाइज करता है। ठीक है। और अगला वर्ड है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब है किसी चीज के लिए इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, प्रीडायरेक्शन, एक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं किसके? लाइकिंग के। मतलब लाइकिंग के लिए आप इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, झुकाव किसी चीज की तरफ। प्रीडायरेक्शन मतलब चाहत,
किसी चीज को लेके एक्लिविटी या प्रोक्लिविटी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना सलमान खान को देख के बॉडी बनाने शुरू करी थी, तो वो प्रीडायलेक्शन था सलमान खान के लिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक ही पेज पे एक बार फिर से आपको 7-8 वर्ड मिल गए हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41। तो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 10 क्वेश्चंस, तो जल्दी जल्दी करेंगे भाई। He has been a part of all frictional activities। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल का मतलब होता है कुछ ऐसा। फ्रिक्शन क्या होता है पहले आप वो समझते हैं। साइंस में पढ़ते हो ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है ना, जो किसी चीज को स्टॉप करता है, फ्लो ऑफ करंट को, या किसी चीज को कम करता है, रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन अगेंस्ट लगने वाली फोर्स होती है बेसिकली। तो वो क्या हो रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्ट करने वाली चीज हो गई। तो इसके लिए आप कन्फॉर्मिस्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम उल्टी बात हो जाएगी। कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है? द वन हु ओबेज या कन्फॉर्म। ठीक है, तो ओबे और कन्फर्म एक ही चीज है, मानने वाला, कन्फर्म करने वाला। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो फ्रिक्शनल एक्टिविटीज, तो देखो एक्टिविटी है यहाँ पे नाउन, तो नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, अभी मैंने पहले आपको बताया कि वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। तो फ्रिक्शनल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे स्ट्राइव और डिफियंस भी हो सकते हैं, इन दोनों का मतलब होता है अगेन किसी चीज के खिलाफ जाना, रिबेल करना। रिबेल, रिबेलियस कराया था, rebellious, someone who goes against something, so rebellious, opponent, ये सब सिनोनिम होते हैं। आंसर इसमें डिसेंट हो जाएगा, डी। क्यों होगा डिसेंट? क्योंकि ये दोनों ना, स्ट्राइक और डिफियंस नाउन है। स्ट्राइक का मतलब होता है झगड़ा, ब्रॉल, है ना, फाइट। किसी से झगड़ा हो गया, तुम्हारा स्ट्राइक हो गई है, झड़प जिसे आप कहते हैं, है ना, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक और डिफेंस एक जैसे होते हैं। तो ये दोनों पर नाउन है, और यहाँ पे दो नाउन हम साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए स्ट्राइक आंसर नहीं हो सकता। हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव है डी, डिसेंट। आंसर हो जाएगा डी, डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 42। The ability to imagine and conceive a common good। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, है ना, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था प्रेनॉक्सिया के लिए। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरी उम्मीद आपसे है 100%, खासतौर से उन बच्चों से जिन्होंने मेरी पिछली क्लास देखी है, वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। तो एक बेनिफिट होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाए होते हैं। तो समझ लो ऐसे एक बेनिफिट आपको इस क्लास में भी मिला है, तो इसको जाने मत दीजिए। आपका स्कोर तो मैं लास्ट में पूछूंगा ही। तो एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड, तो मैंने इसका मीनिंग भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रेनॉक्सिया, प्रेनॉक्सिया क्या होती है? जब आपको हवस होती है पैसे की, और पैसा मैं इकट्ठा कर लूं, है ना, ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, है ना। जब तुम किसी चीज के लिए एकदम पागल हो रहे होते हो, तुम कहते हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है प्रेनॉक्सिया। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा तुम्हें चाहिए, मतलब बेहद चाहिए वो तुम्हें, और तुम उसके लिए चाहते बढ़ाती जा रहे हो। जैसे कोई गाड़ी के लिए करे, कार्स के लिए करे, ठीक है, पैसे के लिए करे, प्रॉपर्टी के लिए करे, प्लेनॉक्सिया हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, प्लेनॉक्सिया है लोगों को। तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल कैसे होगा? हर आदमी अपने लिए सोचेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने इस पे, बस देख लिया कि आपको आता है या नहीं आता है। चलिए, वंस अगेन 10 सेकेंड्स यू हैव फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें एक प्रिंटिंग एरर हो गया छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 43 में, इसे आप काट देंगे, ये आ नहीं आएगा यहाँ पे। मेल वोलेंट एडजेक्टिव होता है और ऐसे यूज नहीं होता। ही हैज बीन मेल वोलेंट, वो कैसा रहा है? मेल वोलेंट। मेल वोलेंट का क्या मतलब होता है? मैलिशियस, याद आ रहा है? मैलिग्नेंट,
रूट वर्ड में कराया ये क्वेश्चन मैंने, है ना। अब बहुत सारे वर्ड बच्चे मुझसे कहते हैं अरे सर रूट वर्ड करा दिया आपने, रूट वर्ड कहाँ आते हैं ना। तो वो गधे हैं जो ऐसा कहते हैं कि रूट वर्ड नहीं आते। अरे सारे वर्ड्स तो रूट वर्ड से बने, मैल में मैंने तुम्हें ये सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं, है ना। तो ये तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो कहीं रूट वर्ड से नहीं आया, किसी ने कहीं ना कहीं से रूट से जुड़ा होगा। तो रूट वर्ड सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या करने का। ही हैज बीन मेड वोलेंट सिंस हिज फादर गॉट मैरिड। कह रहा है वो कैसा हो गया, मैलिशियस हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, बैड हो गया, बुरा हो गया, है ना। कब से, जब से उससे उसके पापा ने शादी की है। तो सही बात है, उम्र लड़के की थी शादी करने की, पापा ने कर ली तो बेटा तो ऐसा हो ही जाएगा ना। तो हम्बल का क्या मतलब होता है, हम्बल का मतलब होता है काइंड कह सकते हो, मॉडेस्ट, डिसेंट, तमीज वाला, हम्बल, काइंड, मॉडेस्ट, डिसेंट। बेलफुल इज द करेक्ट आंसर। बेलफुल यही होता है, बेलफुल मतलब डेंजरस, डेंजरस यही। मैलिग्नेंट, मेलाइस, है ना, मैलिशियस, मेलाइस मैलिस से बना, मैलिस से बना, मैलिशियस, मैलिग्नेंट और मेलिगनेंट। इसके बाद हमारे पास आता है एंटीडोट, ये भी हम कर चुके हैं। इसका मतलब होता है क्या, मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। देखो क्योंकि मैं कई सारे मल्टीपल बैच में पढ़ाता हूँ, तो मैं बार बार जब बोलता हूँ ना हम कर चुके हैं, तो अगर मैंने इस बैच में नहीं भी कराया तो वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, नहीं भी कराया होता तो मैं दोबारा मतलब रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप दोबारा एक बार उसे कर लेंगे। ठीक है, बेनेडिक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। बेनेडिक्शन का मतलब होता है दुआ, ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, बून भी कह सकते हैं, बून, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, प्रेयर, गुड लक, ये सारी एक ही चीजें होती हैं, है ना। आंसर इज सेकेंड या बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। तो वी आर लेफ्ट विद 6-7 क्वेश्चंस। मैंने आपको जैसा बताया भी था कि आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है, प्रैक्टिस क्लास है। So it would be a serious abnegation of leadership. ना, abnegation of leadership if he were to do nothing. If he were यहाँ पे आया है तो इसका मतलब ये hypothetical है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब हुआ, इफ ही वर टू डू नथिंग, अगर उसे कुछ नहीं करना होता। कह रहा है इट वुड बी अ सीरियस, ये बहुत ही सीरियस एब्निगेशन ऑफ लीडरशिप होती है। अब एब्निगेशन ऑफ लीडरशिप होती कब, इफ ही वर टू डू नथिंग, अगर उसे कुछ नहीं करना होता। तो सोचो अगर लीडर कुछ भी नहीं करेगा तो ये पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, नेगेटिव। अगर लीडर कुछ भी नहीं करेगा, अगर लीडर कुछ भी नहीं करेगा तो हम जानते हैं ये नेगेटिव वर्ड होगा। तो इसमें आप एनकरेजमेंट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, एक तो आपका कट गया। दूसरा वर्ड, इट वुड बी अ सीरियस एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है बेसिकली, एब्निगेट से, एब्निगेट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज, कैंसिल, है ना, या फिर डिनायल। ठीक है, तो ये रिफ्यूजल इज द करेक्ट आंसर। अब आप रिफ्यूजल लगा के इसे पढ़ेंगे, सेंटेंस समझ में आ जाएगा। इट वुड बी अ सीरियस रिफ्यूजल, बहुत ही तगड़ा रिफ्यूजल होगा लीडरशिप का, मतलब लीडरशिप को समझ लीजिए उसने छोड़ ही दिया है। कब, इफ ही वर टू डू नथिंग, अगर उसे कुछ करना ही नहीं है तो भाई काहे की लीडरशिप, जब तू कुछ कर ही नहीं रहा है तो काहे की लीडरशिप, है ना। तो एपोजिशन का क्या मतलब होता है, एपोजिशन का मतलब होता है बराबर वाला, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा कोहली, कोहली तो कैप्टन नहीं रहा ना, रोहित द कैप्टन। तो ये द कैप्टन हो गया, ये क्या हो गया, एपोजिशन हो गया। ये एपोजिशन का मतलब है बराबर वाला जो उसके बारे में कुछ भी बताता हो। जैसे मैं कहूं हेनरी द किंग, हेनरी जो कि राजा था, तो ये अपोजिशन हो गया। अपोजिशन का मतलब होता है बराबर वाला, एडजेसेंट वन। तो ये एक वर्ड आपने और यूज किया, आंसर हो जाएगा इसका। एनकरेजमेंट तो आपको पता है मोटिवेशन होता है, और इंसाइटमेंट क्या होता है, इंसाइट का मतलब क्या होता है, इंसाइट का मतलब होता है किसी को रिझाना अपनी तरफ, सिड्यूस करना, अट्रैक्ट करना किसी को,
परसुएट करना, रिझाना, तो अट्रैक्ट करना, सिड्यूस करना, परसुएट करना, टेम्प्ट करना, टेम्प्ट, इंसाइट, ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं। सिड्यूस, टेम्प्ट, इंसाइट, परसुएड, अट्रैक्ट, सारे के सारे सिनोनिम होते हैं। तो आंसर आपका ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ी गलत कर दोगे तुम। ऐसी बदतमीजी तो मैं तुमसे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। He is such a leader that his actions are malicious. ये एक ऐसा लीडर है कि उसके एक्शंस कैसे हैं, गंदे हैं, मैलिशियस हैं। मैलिशियस का मतलब, अभी हमने मैलिशियस का मतलब देखा था क्या, मेलवोलेंट, जो है ना, जो अच्छे नहीं होते, बैड। तो अगर हम देखना चाहें तो ये बेनेवोलेंट जो हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा वर्ड ना। बेनेवोलेंट कौन होता है, बेसिकली काइंड। फिलैंथ्रोपिक मतलब जिसके अंदर बड़ी दया हो, उदारता हो। जेनरस, एक वर्ड और आता है इसके लिए, म्यूनिफिसेंट। तो म्यूनिफिसेंट, जेनरस, फिलैंथ्रोपिक, काइंड, बेनेवोलेंट, सारे के सारे एक ही माँ के बच्चे हैं, ये सारे सिनोनिम हो गए। विक्टोरियस आप जानते हैं, समवन जो कि अजय हो, जो जीता हो, है ना, विनर। ठीक है, कैप्चरर भी बोलते हैं। असर्ट पर भी बोलते हैं, असर्ट। अभी असर पर थोड़ा सा अलग होता है, ये वो होता है जिसने किसी को कुछ हथियाया हो, कब्जा कर लिया हो, अटैक किया और कब्जा कर लिया और अपना बना लिया, दैट इज असर कर लिया, छीन लेना, असर पर होता है। वल्नरेबल कौन होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं women and children are vulnerable, weak, feeble, है ना, something that can be harmed easily। आज तो नहीं है खैर वुमेन वल्नरेबल, आज इतनी हेल्प है वुमेन की कि तुम कहीं भी कुछ भी कर दो तुम बच जाओगे। बट भाई अगर किसी लड़की ने ठान ली ना तुम्हारी वोट लगाने की, तो तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है ना, अनलेस तुम, क्या वो, अभी वो कौन हीरो था जो केस जीता है, हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप। अनलेस तुम जॉनी डेप है ना, तो अलग बात है। या तो भाई जॉनी डेप जितने स्मार्ट और हैंडसम हो तो चल जाएगा, है ना, इतने पैसे वाले हो, इतना दिमाग हो तो चल जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है ना। वल्नरेबल नहीं है वुमेन, वुमेन को कभी वल्नरेबल मत समझना। तो आंसर अब तुम समझ गए हो, आंसर हो जाएगा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसा, क्योंकि यही नेगेटिव वर्ड बचा है। और जब भी ऑप्शंस आपके पास होंगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल वर्ड निकालना है। क्या निकालना है, बेस्ट पॉसिबल वर्ड। तो ही सच अ लीडर, वो एक ऐसा लीडर है दैट इज एक्शंस आर मैलिशियस, उसके एक्शंस कैसे हैं, गंदे हैं। विंडिक्टिव है, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, बदला लेने वाले, विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, है ना, डेंजरस, बैड कह सकते हो, मैलाइन, मैलिग्नेंट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। एक दो और वर्ड आपको यहाँ पे मिले हैं, एक तो बेनेवोलेंट के आपको बहुत सारे सिनोनिम मिल गए हैं, 5-6, तो 7-8 वर्ड इस पेज से भी आपको मिल गए। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितनी वोकैब मिली है इस क्लास में। कल उस बच्ची ने दिल खुश किया था ऐसा कर कर। पीपल अवॉइड हिम फॉर हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस का क्या मतलब होता है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि तेरे बड़े दिमाग हो गए, ये वो वाला हाई माइंडेडनेस नहीं है ना। यहाँ पे हाई माइंडेड का मतलब है कि ऊंची सोच रखता है, ऊंचा सोचता है, मतलब हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत इसके बहुत अच्छे, मतलब समाज का बड़ा ख्याल रखता है, अपने पड़ोस का बड़ा ख्याल रखता है। ठीक है, या फिर तुमसे कोई गलती होगी टोक देगा तुम्हारे मुंह पे, ऐसे मत करो। तो लोग क्या करते हैं, लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स बड़े स्ट्रांग है ना। तुम्हें तुम्हारे घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकने देगा ये, है ना, ना कुछ गंदगी बचाएगा ना तुम्हें करने देगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। टफनेस आपको पता है, एंगर पता है। विम्स का मतलब होता है सनक, विम्स से सनक, फ्रीक,
whimsical, whim से ही बना है वर्ड, फ्रीक मतलब पागल, whimsical सनकी, fickle, someone fickle minded कह सकते हो, someone who keeps changing his mind, fickle minded, whimsical, freak, cheerful. अब तुम सोच रहे होगे सर चीयरफुल तो हैप्पी होता है, हैप्पी भी होता है, पर उसका मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही हमेशा खुश रहता है एकदम। जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी, एक वर्ड और देता है उसके लिए, कैप्रीशियस, इससे समझ जाओगे। कैप्रीशियस, फिकल माइंडेड, चीयरफुल, विम्सिकल, फ्रीक, है ना, ये सब किससे, विम से बने हैं वर्ड। अच्छा, तो कैप्रीशियस और विम्सिकल तो चेयरफुल एक जैसे ही है। मतलब क्या होता है, तुमने वो मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें जो करीना कपूर को दिखाया ना, एकदम हंसती खेलती शोर मचाती, पूरी बस मतलब पूरी ट्रेन ही सर पे उठा रखी है उसने, खून पी गई है शाहिद कपूर का, तो ऐसा कोई होता है, दैट इज विम्सिकल। सनकी भी कह सकते हैं, मतलब अंग्रेज तो मान लेते हैं भाई सनकी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। तो बस 10-10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स के दौरान मैनी पोएट्स वर पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है आपका पालनहार, है ना, जो आपको पालने वाला होता है, आपका सपोर्टर, आपका बेनिफेक्टर, आपका गॉड फादर भी कह सकते हो। बिल्कुल, जो आपको कुछ बनाने वाला हो, आपका बेनिफेक्टर हो, आपको कुछ भी बनाने वाला, कहीं पे पहुंचाने वाला, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, सपोर्ट। रिस्पेक्ट के लिए कई सारे वर्ड आते हैं, रेवरेंस, डिफरेंस, होमेज, ट्रिब्यूट, थियोलॉजी, ये अलग अलग तरह की रिस्पेक्ट है, मैं बता देता हूँ, है ना। रेफरेंस और डिफरेंस आप बेसिकली कब यूज करते हैं, अपने बड़ों के लिए, खास तौर से डीटीज के लिए, डीटीज होंगे या गॉडेस होंगे, गॉड्स होंगे, उनके लिए आप रेवर्ड या फिर डेफर्ड होते हो, रेफरेंस यूज करते हो। होमेज, है ना, ट्रिब्यूट आप श्रद्धांजलि को बोलते हैं, होमेज आपने किसी की याद में कुछ कर दिया, ठीक है। और इयोलॉजी होती है प्रेज, ई यू है ये, EULOGY, प्रेज। जैसे आपने कोई पोयम लिख दी भाई किसी के सम्मान में, किसी ने गांधी जी के ऊपर बड़ी अच्छी कविता लिख दी 2 अक्टूबर को, तो ये क्या हो जाएगा, इयोलॉजी हो जाएगी। अपोज्ड का मतलब होता है, आपको पता है, गो अगेंस्ट। स्कोल्डेड, स्कोल्ड के सिनोनिम मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे अगर याद हो, स्कोल्ड, रिब्यूक, शाइड, रिप्रूफ, रिप्रोच, याद आ रहा है, कई सारे मैंने, लैम्बास्ट, ये सारे के सारे, इन सब का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 47, 48। अब पहले एक्सटेम्परी का मतलब समझते हैं, सेंटेंस अपने आप आ जाएगा समझ। एक्सटेम्परी का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। अगर आप आईएम्स के लिए या बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, एमबीए वगैरह के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो जहां पे आप जाके फंस जाते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं एक्सटेम्परी। वहां पे क्या होता है, जब आप जाते हैं ना इंटरव्यू स्किल्स में ही, उनके एक इंटरव्यू का राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जीडी पीआई, एक्सटेम्परी भी होते हैं, एक्सटेम्पोर लिखते हैं, एक्सटेम्परी पढ़ते हैं इसे। तो एक्सटेम्परी में क्या होता है, यू आर गिवन बेसिकली अ शीट, अ पेज ऑफ पेपर, है ना, आप जाके उसे स्टेज पे खोलेंगे, आपके पास मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट होंगे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, कहीं कहीं पे इतना टाइम भी नहीं दिया जाता, और आपको एट द मोमेंट बोलना होता है उस वर्ड पे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्सटेम्परी। तो होता क्या है, इसकी स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशंस थी, दो इट वॉज एन एक्सटेम्परी, जबकि वो एक्सटेम्परी थी। तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सटेम्परी का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, जो अपने आप जा रहा हो, स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब विद द फ्लो, अपने आप जा रहे हो।
ठीक है, स्कोल्डेड की सरणी में आपको बता चुका हूं। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के, विलिंगली, इंटेंशनली, नोइंगली। ठीक है, काम, काम का मतलब होता है किसी को शांत करना, है ना, इसके लिए वर्ड आता है सूथ। अपीस, किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम करना, एलिविएट। पैसिफाई, मॉलिफाई। ये सारे के सारे सिनोनिम है किसके, काम के। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को कम करना, लेसन या फिर रिड्यूस करना, लेसन या रिड्यूस। लेकिन ये हमेशा किसको, पीड़ा, उत्पीड़न, किसी बुरी चीज को कम करने के लिए हम बोलते हैं, इसलिए काम बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। ऑल द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी, वो सारी चीजें जो कब हुई, 20th सेंचुरी के अंदर हुई, हैव गॉट, हैव हैड का मतलब है हैव गॉट, है ना, हैव गॉट implications फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। अब implication का मतलब होता है consequences, aftermath, results, इफेक्ट्स, ये सब एक ही बात है, कॉन्सिक्वेंसेस। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इंटरफेरेंस तो आप जानते हैं, इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिडल करना, इंटरफेयर करना, टू मिडल, इंटरवीन। फीडबैक आप जानते हैं, जो आप मेरी क्लास के बाद मुझे देते हैं, और मुझे उम्मीद है आज आप भी बताएंगे, आज भी बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना, और क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर वर्ड आपके कराए हुए हैं, इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए। So here we are on the last question of the day. Absolve, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा आता है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए। देखो एब्सॉल्व क्या होता है, बेसिकली टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, है ना। तो किसी को दोष मुक्त कर देना, है ना, गिल्ट से बाहर कर देना, माफी दे देना, एमनेस्टी भी बोलते हैं। एब्सॉल्व को एमनेस्टी, है ना, एमनेस्टी मिल जाती है, जल्दी फ्री हो जाते हैं, एमनेस्टी, पार्डन। तो पार्डन इज द करेक्ट आंसर, सी। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना या उससे नफरत करना, बेसिकली हेटरेड या फिर डिसरिस्पेक्ट। अटैक के लिए बड़े सारे वर्ड्स आते हैं, बुलेट्स, एम्बुश, असॉल्ट। अब आपको मैं इन तीनों का मतलब समझा देता हूं। एक और होता है पाउंस, पाउंस। तो अटैक का आपको बताइए, बुलेट्स का मतलब होता है जो हवाई अटैक होते हैं, है ना, जैसे ड्रोन से कोई अटैक किया जा रहा है ना, प्लेन से कोई अटैक किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बुलेट्स। एम्बुश का मतलब होता है झाड़ियों में से छुप के कोई गोलियां चला रहा है, झाड़ियों में से कोई अटैक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। असॉल्ट का मतलब होता है, एक वो ऐड आता था सेटबेट का, उसमें कहता था प्रिपेयर टू गेट असॉल्टेड। वो लड़का होता था और वो सेटबेट लगा के लिफ्ट में चढ़ जाता था, और लिफ्ट में से जब वो निकलता है तो ऐसे पड़ा होता है, मुस्कुरा रहा होता है ना, और बहुत सारी लड़कियां लिफ्ट में से जा रही होती है मुस्कुराती हुई, है ना। तो वो पता नहीं, तो असॉल्ट वही होता है। असॉल्ट का मतलब होता है बेसिकली आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ क्या हो जाएगा। सडन अटैक इज असॉल्ट, है ना, एकदम से किसी ने
पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, है ना। जैसे तुमने देखा होगा द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट, तो कैट ने क्या करा, झपटा मारा, किस पे, चूहे पे। या उल्लू आता है ऊपर से चूहा उड़ा के ले जाता है, तो क्या करता है, पाउंस्ड करता है ना, झपटा मारना। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी। हाँ भाई, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात क्या, दो इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो आप मुझे ये जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। तो कमेंट बॉक्स में मैं दो चीजें आपसे बड़े शिद्दत से जानना चाहता हूं। इसमें से पहली चीज है कि आपका स्कोर, दूसरी चीज है क्लास आपको कैसी लगी, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने में, है ना। इसके साथ यहाँ पे आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, 8 यूनिवर्सल रूल्स, है ना। और इस एक चैप्टर में हमने क्या क्या किया है, इस एक चैप्टर के अंदर भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें डिड, डू, डज, हैव, हैज, हैड, उसकी सारी फॉर्म्स, और साथ ही साथ हमने बी और उसकी सारी फॉर्म्स को डिटेल में जाना है। थोड़ी बहुत नॉलेज हमने मॉडल्स के बारे में ली है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने जाना है। अब हमारे बेसिक बढ़िया हो गए। ये मेरा चैलेंज था कि आप एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं बना पाएंगे जो इन 8 में से किसी भी एक यूनिवर्सल रूल को ब्रेक कर रहा हो या उसको स्किप करके बनाया जा रहा हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, आपका नाम इस सेशन में मैं लूंगा। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है आपके साथ, करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि ये आपने ऐसे तोड़ दिया है ना रूल। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, वही बता देंगे कि बेटा तुमने तोड़ा नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो नहीं टूटा है। नहीं तो टाइगर जिंदा है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। एक हल्का फुल्का आइडिया इसका भी मैंने आज की क्लास में आपको दिया है, मतलब मेरी ये भी चाहत है आपसे कि इसे भी आप थोड़ा पढ़कर आए। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।